अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये है एबायोटिक फैक्टर स्ट्रेस से रिलेटेड। ठीक है, ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड है जिसमें हमने बायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे। आज एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास आगे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है ड्रॉट स्ट्रेस। ठीक है, ड्रॉट स्ट्रेस या सॉइल मॉइस्चर कंडीशन की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो। ठीक है, अब बेसिकली हमें यही पता है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में वेदर्स जो है ये एरियाज़ के लिहाज से मुख्तलिफ है। सही हो गया। अब एरिया जो राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर पे है वो कम रेनफॉल रिसीव करता है या बिल्कुल नहीं रिसीव करता है। ठीक है, थर पारकर की बात की जाए वो भी उधर भी रेनफॉल बहुत कम होती है। ठीक है, पोटोहार रीजन की बात की जाए जो पिंडी, चकवाल, जेलम, उसके बाद हमारे पास अटक है। ठीक है, जो ये रीजन है पोटोहार रीजन, इसकी बात की जाए तो उसको हम सेमी एरिड रीजन कहते हैं। इसमें 300 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। सही है। फिर रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी में 500 प्लस मिलीमीटर रेनफॉल होती है। मरी में 1200 टू 1500 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। सही है। अब होता क्या है कि इन रबी सीज़न के अंदर हमें पता है कि वी रिसीव लेस रेनफॉल एज़ कम्पेयर टू ख़रीफ सीज़न के। सर्दियों में हमें रेनफॉल जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ख़रीफ सीज़न गर्मियों के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्मियों में मानसून का सीज़न भी आता है। ठीक है, मैक्सिमम रेनफॉल हमारे पास होती है जुलाई टू अगस्त के अंदर जो मानसून सीज़न है। ठीक है, फिर सितंबर में हमें लेस रेनफॉल रिसीव होती है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये ड्राई मंथ्स हैं हमारे पास। इसके बाद जनवरी के अंदर हमारे पास इन द फर्स्ट और लास्ट 10 डेज हमें रेनफॉल रिसीव होती है। ठीक है, अगर क्रॉप की बात की जाए तो क्रॉप की बात अगर हम करें तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर रबी क्रॉप के लिए ये वेजिटेटिव फेज़ है। ठीक है, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये रिप्रोडक्टिव फेज़ है। जबकि हमें पता है कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये ड्राई मंथ्स हैं। ठीक हो गया। तो अब इस ड्राइनेस को, इस ड्रॉट को, इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए कुछ वैरायटीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वीट की बात करें तो वीट में जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं उनमें हमारे पास एहसान 2016 है, मरकज़ 19 है, एम ए 2021 है, एफ जी 2016, बरानी 17, फ़ख्र भक्कर और धामबी। ठीक है, ये वो वैरायटीज़ हैं जो ड्रॉट स्ट्रेस को टॉलरेट करती हैं। फिर अगर हम कैनोला की बात करें, बरानी कैनोला की, तो इसमें हमारे पास चकवाल सरसों भी आती है। ठीक है, फिर सेकंड स्ट्रेस हमारे पास कौन सा? सैलिनिटी स्ट्रेस। ठीक है, कि जो सॉइल में नमकियात आ जाती है। ठीक है, इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास वैरायटीज़ हैं, लाइक अगर हम वीट की बात करें तो उसमें हमारे पास पासबान 90 आता है। फिर राइस की अगर बात की जाए तो उसमें शाहीन, बासमती और अल खालिद आता है। ये दोनों वैरायटीज़ जो हैं ये SSRI सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी भटियाँ वहाँ पर ये डेवलप की गई हैं। ठीक है, फिर थर्ड अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो लॉजिंग। लॉजिंग क्या है? बेसिकली गिरना। ठीक है, अब होता क्या है कि डॉर्फिंग जीन जो है वो इंकॉर्पोरेट किया जाता है वीट के अंदर, राइस के अंदर, बार्ले के अंदर। इससे क्या होती है? इससे स्टेम की स्टिफनेस इंक्रीज होती है। ठीक है, और हार्वेस्ट इंडेक्स भी इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर अगला हमारे पास क्या है? अगला फैक्टर है अर्लीनेस। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? बेसिकली इट इज़ हम अर्लीनेस इसलिए करते हैं ताकि रिड्यूस किया जा सके ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, इस जीन को हम इंकॉर्पोरेट करते हैं, ऐसे जीन्स इंकॉर्पोरेट करते हैं जिसकी वजह से क्रॉप का ड्यूरेशन क्या किया जा सके? रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इससे फिर हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कम होगी, मैनेजमेंट कम होगी। ठीक है, अब रबी क्रॉप क्या होती है? रबी क्रॉप को एक हीट स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, उस हीट स्ट्रेस से क्या होता है? ग्रेन्स वगैरह जो हैं वो शिवर कर जाते हैं। तो जब हम उसका ड्यूरेशन शॉर्ट करेंगे तो ये इस कंडीशन से भी हम बच सकते हैं। ठीक है, फिर इंसेक्ट पेस्ट अटैक जो है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो इंसेक्ट पेस्ट अटैक भी होगा, तो उससे भी बचा जा सकता है ड्यूरेशन को शॉर्ट करके। ठीक है, और पर एनम इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। वो कैसे? कि जब आप ड्यूरेशन शॉर्ट कर देते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्रॉप का ड्यूरेशन 7 माह से 4 महीनों पर ले आते हैं तो अगले 3 महीने जो है ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होते हैं। किसके लिए? कि आप दूसरी क्रॉप इसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड नट जो हमारे पास है ये 7 महीनों की क्रॉप थी, अब उसके ड्यूरेशन को रिड्यूस करके 4 मंथ्स तक कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे इनकम भी बढ़ेगी। किसकी? फार्मर की। सिमिलरली कॉटन क्रॉप के ड्यूरेशन को 270 डेज से 170 डेज पे ले आए हैं, 100 दिनों का फ़र्क आ गया। इसी तरह पिजन पी की जो ड्यूरेशन है उसको भी कम किया गया। मूंग बीन की ड्यूरेशन को 70 डेज़ का कर दिया। ब्रासिका की ड्यूरेशन को 180 डेज से 110 डेज़ पे ले आए हैं। ठीक है, इस ऐसा करने से अर्लीनेस मतलब लाने से क्रॉप के अंदर उसकी क्वालिटी पे फ़र्क नहीं होता बल्कि क्वांटिटी पे होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि बेरेबल है, मींस वो बर्दाश्त के काबिल है। ठीक है, फिर उसके बाद
हमारा फिफ्थ फैक्टर है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अब वाइडर अडेप्टेबिलिटी क्या है कि बेसिकली जो क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी क्रॉप है कि जो आप पिंडी में ग्रो कर रहे हो, तो वही क्रॉप गिलगित बल्तिस्तान में भी मिले, वही क्रॉप आपको थर में भी मिले, वही क्रॉप आपको कराची में भी मिले, हर जगह पे मिले। ठीक है, इसको कहते हैं वाइडर अडेप्टेबिलिटी। इसी तरह अगर इसकी एग्जाम्पल देखी जाए तो वीट की एक वैरायटी थी जिसको कहते हैं इंकलाब। क्या कहते हैं? इंकलाब। ये वैरायटी जो है ये अब तो आना बंद हो गई है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन पहले क्या होती थी, ये एक वाइडर अडेप्टेबल वैरायटी होती थी। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे पर एनम मोर क्रॉप्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल ली जाए तो मेज़ की एक एग्जांपल है कि मेज़ जो है वो आजकल प्लेन्स ऑफ पंजाब में भी प्लांट की जा रही है। ठीक है, और वहाँ पर उससे 110 से 130 मन पर एकड़ यील्ड भी ली जा रही है। सही है। फिर अगला लास्ट फैक्टर हमारे पास है, सिक्स फैक्टर जो हमारे पास है यूनिफॉर्म मैच्योरिटी का। ठीक है, कि इफ़ देयर इज़ इनडिटर्मिनेट पैटर्न। इनडिटर्मिनेट पैटर्न क्या होता है कि पहले आपके पास मीन्स के वेजिटेटिव ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किसी की कंप्लीट होगी, किसी की नहीं होगी, लाइक ये आपकी डिटर्मिनेट पैटर्न है। और डिटर्मिनेट पैटर्न क्या है कि आपकी एक साथ वेजिटेटिव ग्रोथ पहले होती है, देन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है, मीन्स के मैच्योरिटी आपकी सिंक्रोनस होती है, एट अ सेम टाइम होती है। सही है। अगर आपकी इनडिटर्मिनेट पैटर्न होगा तो क्या होगा, वेस्टेज होगी किसकी, रिसोर्सेज की। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी अगर आप ऐसे जीन्स इंकॉर्पोरेट करते हैं किसके अंदर, थ्रू ब्रीडिंग आप किस में करते हैं, क्रॉप के अंदर करते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, फिर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स भी आजकल क्रॉप्स के अंदर इंकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं जिससे मैकेनिकल हार्वेस्टिंग को फैसिलिटेट किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अब तो हाथों से कटाई नहीं होती, अब कंबाइन हार्वेस्टर का दौर है। ठीक है, तो ऐसे भी जीन्स इंकॉर्पोरेट किए गए हैं जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो क्या करती है, मतलब ख़ुद को इस काबिल कर लेती है कि उसके ऊपर मैकेनिकल हार्वेस्टर चलाया जा सके या कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह ये चलाए जा सके। सही है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।